ट्यूशन फीस अलग हो जाती है, उसके अलावा ये डोनेशन लेना है, और दूसरा उसके अंदर यूनिफॉर्म्स हमारे पास से ही लेना है, बस सर्विस हमारी ही करनी बगैर बर्थ सर्टिफिकेट का आपका एडमिशन 101% हो जाता है आरटी के तहत। अच्छा। 101%। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जैसे चाहिए? स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बच्चा 4th से 5th में गया, 5वीं से 6ठी में गया, तो एक नई चीज़ आई है रीएडमिशन। स्कूल में रीएडमिशन करवाना पड़ रहा, ज़्यादातर ये प्राइवेट स्कूल का है मामला। तो ये चीज़ सही कर रहे हैं स्कूल, या ये एक पैसा इलीगल एक्टिविटी? हर एक अपनी मर्जी से लगा नहीं सकता। सर अपने पास यहाँ पर अगर औरंगाबाद की बात की जाए, तो ऐसे कितने स्कूल है जो इसका पालन करते हैं, या कितनी ऐसी जगह है जहाँ ये कमेटी नाम पर जो पैसा लिया जाता है पेरेंट्स से? अक्सर देखा जा रहा है अभी कि बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जा रहा है, या फिर एक बच्चा है स्कूल में, उसके अगर पेरेंट्स फीस नहीं भर सके तो उसको क्लास के बाहर एक अलग से सबके अलग खड़े कर दिया जाता है। Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं कि स्कूल्स वापस से चालू हो रहे हैं, जो छुट्टियां थी गर्मी की वो ख़त्म हो रही है, नए बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल्स में आते हैं। पर अभी जो हालात बन चुके हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स की कंडीशन हो गई है कि डोनेशन फीस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। और स्कूलों में जिस तरीके से फीस ली जा रही है, जिस तरीके के कंडीशंस रखी जा रही हैं बच्चों के सामने, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हरेसमेंट कर रही है चीज़ें। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए शेख रशीद साहब मौजूद हैं, जो एजुकेशन को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, सर रिटायर टीचर भी है। तो जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके के हालात है, और इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम देती है, जो राइट टू एजुकेशन है, जो हमें हमारे बच्चों को जितनी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, तो वो सब क्या है और उसका हम किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, ये सब आज जानते हैं शेख रशीद सर से। सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। सर जो ये आज हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की स्कूल की एक बताई जा रही है कि मनमानी चल रही है, तो इसके ऊपर सर जो एक आम जनता है, जो पेरेंट्स है, उनके क्या क्या हक़ है सर? गवर्नमेंट ने किस किस किस्म की फैसिलिटी देती है? देखिए, आज तो एजुकेशन में 2010 से गवर्नमेंट ने आरटी एक्ट लेकर आई। जो आरटी एक्ट मतलब बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन और उनके राइट से हक है। तो सबसे पहले भाई इंसान ने और पेरेंट्स ने हमारे बच्चों का हक क्या है, हमारा हक क्या है एजुकेशन के ताल्लुक से, ये समझना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है, इसलिए लोगों के लिए बहुत परेशानियां हैं। तो अगर हमारे बच्चों को हम लोग एडमिशन कराना चाहते हैं किसी भी स्कूल में, आप स्टेट पैटर्न में कराओ, सीबीएसई पैटर्न में कराओ, कहीं भी कराओ आप, तो सबसे पहले स्कूल के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। भाई स्कूल कैसा है, क्या है, उसकी मैनेजमेंट कौन है, हेडमास्टर कौन है, स्टाफ कैसा है, वहाँ के रिजल्ट कैसे है, वहाँ की एक्टिविटी क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स से, क्या बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप पर है, पेरेंट्स पर है, बच्चों का हक माँ बाप पर है एजुकेशन के ताल्लुक से भी। तो जब हम हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए किसी स्कूल को सेलेक्ट करना है, चॉइस करना है, तो जिस भी स्कूल में आप जाना चाहते हैं पहले, तो उस स्कूल में एंट्री करने के बाद फ़ौरन एक बोर्ड लगा रहेगा, जिस बोर्ड में स्कूल का नाम, उस मैनेजमेंट का नाम, वो मैनेजमेंट अल्पसंख्यक है या ओपन है, वो स्कूल का यूडाइस नंबर, यानी जो मान्यता मिलती है उसको, वो यूडाइस नंबर रहेगा, उसके ऊपर हेडमास्टर का नाम रहेगा, ये तमाम चीज़ें। और ग्रांटेड स्कूल है क्या, नॉन ग्रांटेड है क्या, सेल्फ फाइनेंस है, सीबीएसई है, स्टेट पैटर्न है, वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर मौजूद रहेंगी। तो पेरेंट्स का काम है कि सबसे पहले ये सोचे कि भाई हमको ग्रांटेड स्कूल में पढ़ाना बच्चों को, क्या नॉन ग्रांट में स्कूल बच्चों को पढ़ाना है, या सेल्फ फाइनेंस स्कूल में हमको बच्चों को पढ़ाना है, स्टेट पैटर्न पढ़ाना है, सीबीएसई पैटर्न पढ़ाना है, क्या इंटरनेशनल पैटर्न में पढ़ाना है। ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, अपने अपने हालत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से सब बातें डिपेंड है। तो पेरेंट्स ने पहले सब तमाम चीज़ें देखना, और जिस भी स्कूल में हम गए इंक्वायरी के लिए, सबसे पहले आप उस स्कूल को पूछो कि भाई आपका मान्यता नंबर क्या है, परमिशन नंबर क्या है, और यूडाइस नंबर क्या है। सीबीएसई में अगर गए तो सीबीएसई का मान्यता नंबर क्या है, ये आप पूछना चाहिए। और वो वहाँ पर जो स्टाफ है, वो स्टाफ पढ़ा लिखा, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि भाई ग्रेजुएट तो रहेंगे, उसके अलावा डीएड या बीएड जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है या नहीं है। बहुत सारे स्कूल में आजकल 12th या ग्रेजुएट टीचर्स को रख लेते हैं जो क्वालिफाइड नहीं रहते। ये प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रांटेड स्कूल में तो वो हालत नहीं है आज। और बहुत सारे स्कूल प्राइवेट ऐसे भी है जहाँ फुली क्वालिफाइड स्टाफ भी है। तो पेरेंट्स का काम है कि तमाम चीज़ें देखें कि भाई हम जिस स्कूल में बच्चों को डालना चाह रहे हैं ये चीज़ें है नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद में उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी बच्चों के लिए
पढ़ने के लिए, और स्कूल में क्या हालतें हैं, स्कूल से ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमारे बच्चों का करियर बना सकती, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ सकता, बच्चे मार्केट में टिक सकते, हमारे आगे क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते। और दूसरी बात रही फ़ीस की, तो फीस हर स्कूल में वेरी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फ़ीस सुनने को मिली है। और डोनेशन वगैरह की जो बात करें, अपने फ़ीस की वजह जो बात करें आप लोग, तो ग्रांटेड स्कूल में तो फ़ीस का तो मसला ही नहीं है, डोनेशन का तो कहीं सवाल ही नहीं है। डोनेशन लेना एक गुनाह है, मांगना गुनाह है। अगर पेरेंट्स खुशी से दे रहा वो सूरत अलग है, लेकिन मांगना एक गुनाह है। अब रही बात दूसरी कि भाई जो ग्रांटेड स्कूल में पेरेंट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों के लिए फैसिलिटी, जैसे बस फैसिलिटी है, ऑटो रिक्शा फैसिलिटी है, वो तमाम चीज़ें देखना चाहिए। बस फैसिलिटी में वहाँ पर ये मालूमात लेना चाहिए कि परिवहन समिति वहाँ बनी या नहीं बनी। जो परिवहन समिति यानी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसके अंदर रहेंगे, आरटी ऑफिसर एक रहता वहाँ पे, वो जो रीजन जो स्कूल में जो पॉलिटिशियन के एरिया में स्कूल चलता, उसका एक इंस्पेक्टर रहेगा वहाँ पे, या उनका प्रतिनिधि रहेगा। फिर मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, या टीचर्स, और जो ट्रैवल एजेंसी वगैरह वो, और हेड मास्टर, ये तमाम चीज़ें रहती है। उसकी मीटिंग वगैरह 2-2 महीने की मीटिंग वगैरह होती है। तो ये तमाम चीज़ें है या नहीं वो देखना चाहिए। फिर वो तमाम बस लीगल है या नहीं है, ये बोलने का मतलब उसको आरटीओ से मान्यता है कि बच्चे लाने ले जाने के लिए, उसमें सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, उसमें अगर कोई एजुकेशन के लड़के लड़कियां साथ में जा रही या सिर्फ लड़कियां साथ में जा रही है तो उसमें कैमरा तो मस्ट है। उसके अलावा लेडीज़ कंडक्टर, जिसको हम बोले सब ऑर्डिनेट होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमने देखना चाहिए। उसके बाद में फायर ब्रिगेड का उसमें फायर सिस्टम है या नहीं है इमरजेंसी में। और गवर्नमेंट के एक नए नॉर्म्स के मुताबिक जो आरटीओ ने भी उसमें बताया कि इमरजेंसी कुछ हालतें ऐसी पैदा हो गई, तो इमरजेंसी हालत में उसमें एक लाइट रहेगा बस के अंदर, जो इमरजेंसी में ड्राइवर चालू कर देगा उसको इमीडिएट। तो बच्चों में ये समझना चाहिए कि कुछ हादसा हो चुका, तो घबराना नहीं, लेकिन आहिस्ता से अपने गाड़ी से उतर जाना सेफ्टी करते हुए। बाद में जो ड्राइवर और उसका जो सबऑर्डिनेट है यानी कंडक्टर जिसको बोलेंगे हम लोग, इन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई हादसा कुछ अगर हुआ तो किस तरह से हमने बिहेवियर करना चाहिए बच्चों के साथ में, बच्चों को किस तरह से सेव करना चाहिए। अगर कुछ अल्लाह ना करे कुछ आग वगैरह का कुछ मामला आ गया तो फायर से किस तरह से बुझाना चाहिए, ये तमाम ट्रेनिंग उनको होना चाहिए। उसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग उनको होना चाहिए। बच्चों को भी ट्रेनिंग होना चाहिए, अगर अचानक कुछ हुआ तो हमने कैसा रहना चाहिए। फिर बच्चों की पूरी लिस्ट ड्राइवर के पास होना चाहिए, बच्चों के फ़ोन नंबर्स होना चाहिए, कौन से स्टॉप पे कौन से बच्चे उतरेंगे वो होना चाहिए, पेरेंट्स के नंबर्स होना चाहिए। ड्राइवर 5 साल का कम से कम उसको एक्सपीरियंस चाहिए बस ड्राइवर के लिए। हाँ, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उसको कि भाई अच्छा बोलकर। तो ये तमाम सूरतें पेरेंट्स से देखना चाहिए। और स्कूल को कैंपस वगैरह का मामला जो है, बच्चों को एक्टिविटी वहाँ पे है, और दूसरी कुछ सुविधाएं है क्या, जो फंडामेंटल राइट्स बच्चों के हैं, जैसे पानी पीने को पानी मिलना चाहिए वहाँ पे, जो जिसको हम बोलेंगे भाई भौतिक सुविधा बोलते हैं उसको, पीने के लिए पानी, बिल्डिंग होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, या फिर टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग होना चाहिए, स्टाफ है तो स्टाफ के लिए अलग होना चाहिए, लेडीज़ जेंट्स अगर है तो उसमें अलग अलग होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर अगर हमारी बेटी, हमारे लड़की वहाँ पर पढ़ने को जा रही है तो जो वहाँ समितियाँ बनना चाहिए लड़की की सुरक्षा के लिए, तो वो समितियाँ वहाँ पर है क्या, महिला सुरक्षा समिति, रुक्मिणी समिति, इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट ने बनाई समितियाँ। वो समितियाँ वहाँ बन चुकी क्या है, क्या उस पर क्या ऑन पेपर है सिर्फ, वहाँ पे क्या उसकी मीटिंग वगैरह होती है, उस पर काम होता या नहीं होता, वो भी हमें देखना चाहिए। कि आज की हालत जो है, हम लोग अखबार में उसे पढ़ते हैं, आपके मीडिया में देखते हैं हम लोग, सोशल मीडिया में, कि बहुत सारे स्कूलों में कुछ हादसे वगैरह हो जाते बोल के। फिर गेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है क्या, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरा है क्या, हाई कोर्ट के जो नॉर्म्स है दी हुए कि भाई सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाना चाहिए, उस मुताबिक कैमरे पूरे लगे है या नहीं है, बच्चों की सुरक्षा है या नहीं है, कंपाउंड वाला स्कूल का है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स का काम है देखना। उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि हमने हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाना, कौन से स्कूल में पढ़ाना, कैसा चाहिए बोल के। सर इस पे अभी आप जो बताया ये सब चीज़ें देखना पेरेंट्स का काम है। जो आज हो रहा है सर के डोनेशन, स्कूल के कंडीशन मस्ट हो गई है ये कि बिना डोनेशन लिए उसका ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। एक ट्यूशन फीस अलग हो जाती है, उसके अलावा ये डोनेशन लेना है, और दूसरा उसके अंदर यूनिफॉर्म्स हमारे पास से ही लेना है, बस सर्विस हमारी ही करना है। तो ये चीज़ें भी सर स्कूल को राइट्स है ये चीज़ें ज़बरदस्ती करने की? नहीं, यूनिफॉर्म तो ये राइट्स नहीं है। यूनिफॉर्म आपका हक है, और कहाँ से लेना नहीं लेना, किधर से लेना, ये आपका हक है, उसके ऊपर स्कूल ने नहीं करना चाहिए। और रही दूसरी बात, जैसा आप बताएं कि भाई बस फैसिलिटी, अगर पेरेंट्स खुद छोड़ना चाहे तो खुद छोड़ सकते,
अगर पेरेंट्स खुद की गाड़ी लगाना चाहे तो खुद ले जा सकते कर सकते। और बस से अगर स्कूल के छोड़ना है आपको, तो फिर मैं जो बताया आपको, ये जितने नॉर्म्स है, इस नॉर्म्स में वो तमाम चीज़ें बैठती क्या, हमारा बच्चा हमारी बेटी सेफ़ है क्या, वो तमाम चीज़ें देखना पेरेंट्स का काम है। और डोनेशन का तो जो मामला है, देखिए डोनेशन के ऊपर बाइंड है, कोर्ट का भी आदेश है, गवर्नमेंट के भी आदेश है, डिपार्टमेंट के भी आदेश है, सब बातें हैं। अब मैं ये बताऊँ आपको कि भाई मैं आपसे मांग रहा हूँ, देना नहीं देना आपका अधिकार है, तो पेरेंट्स में अवेयरनेस चाहिए ना, हम क्यों दे भाई। मतलब ये डोनेशन वर्ड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मराठी में देणगी। देखो देणगी, डोनेशन खुशी से जाता था, ज़बरदस्ती नहीं। अब अगर आपके बोले मुताबिक कोई मांग रहा है आपको डोनेशन के, फला एडमिशन के लिए इतना तो फला फला अमाउंट आप डोनेशन दीजिए, भाई पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, देना नहीं देना, पेरेंट्स क्यों दे रहे, पेरेंट्स से नहीं देना चाहिए। उसके बगैर सर एडमिशन्स भी नहीं मिलते हैं ना? नहीं तो भाई देखिए उसके बगैर एडमिशन मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिला परिषद है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो आप, तो फला स्कूल में हम गए एडमिशन के लिए, मेरे बच्चे का हक है, आरटी के तहत मेरे बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए। और बच्चा जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकता, उसके राइट्स है, और वो राइट्स गवर्नमेंट ने उसको दिए, तो वो राइट्स कोई छीन नहीं सकता कि भाई डोनेशन देंगे तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे या हमारे स्कूल में एडमिशन देंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप जिला परिषद जाइए, जिला परिषद में ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जाइए, वहाँ बताइए, राइटिंग में वहाँ दीजिए। बहुत सारी एनजीओ है वो भी काम करती है, लेकिन पेरेंट्स का काम है बोलना और बताना है। तो सर ये जो ट्यूशन फीस के नाम पर जो पैसा लिया जाता है पेरेंट्स से, अक्सर देखा जा रहा है अभी कि बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जा रहा है, या फिर एक बच्चा है स्कूल में, उसके अगर पेरेंट्स फीस नहीं भर सके तो उसको क्लास के बाहर एक अलग से सबके अलग खड़े कर दिया जाता है। तो सर ये चीज़ें स्कूल कर सकता है, ज़बरदस्ती कर सकता है, उसका रिजल्ट रोक सकता है फीस नहीं भरने की शक्ल में? देखिए गवर्नमेंट से अभी नए बहुत सारे जीआर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे जीआर ऐसे हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है, बच्चों को हम क्लास के बाहर खड़े नहीं कर सकते, बच्चों की हम इंसल्ट नहीं कर सकते, बच्चों को फीस के लिए बाहर निकाल देना, उनकी इंसल्ट करना, या वैसे भी इन जनरली हम बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। उसके अलावा उसके कलर पे से जो है काला गोरा इस तरह की जो बात है वो नहीं बोल सकते, उसके कपड़ों पे से नहीं बोल सकते, और उसको ज़ात के ऊपर से नहीं बोल सकते, या उसके भाई धर्म के ऊपर से नहीं बोल सकते आप। यानी उसको किसी भी तरह से उसके इंसल्ट होना या उसके मानसिक त्रास होना या शारीरिक त्रास होना, ये हम नहीं कर सकते, ऑर्डर ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो बाहर रुकाना करना तो ये गलत है, और किसी को हक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सर ये जो पेरेंट्स के साथ होता है कि फीस पे नहीं कर सके, तो उनको भी बार-बार बच्चों के हाथ से ही लेटर भेजे जाते हैं, बच्चों को लिख कर भेजे जाते हैं। तो वो लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि उन्होंने उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर रिज़ल्ट रुक गया, तो वो लोग कहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए सिर्फ अगर ट्यूशन फीस की बात अगर करें हम लोग, ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस जो है, जो नॉन ग्रांटेड स्कूल है और सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, उनको लेने का अधिकार गवर्नमेंट दी, लेकिन उसके कंडीशंस हैं, कितने हमने लेना चाहिए बोल के, उसके नॉर्म्स है, वो तमाम चीज़ें मालूमात आपको डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में मिल जाएंगी, शिक्षण अधिकारी के पास मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी पालक शिक्षक संघ जो है, जो 1996 में मई 1996 में ये तय हो चुका था पालक शिक्षक संघ बनाया जाए बोलकर। और पालक शिक्षक संघ इसीलिए बनाया जा रहा था उस वक्त में, जो ऑर्डर हुई थी, क्या पेरेंट्स को स्कूल के साथ अटैच करा जाए, जिसमें बच्चों का एजुकेशन अच्छे से चले और ट्रांसपेरेंसी आए। अब उसके बीच के तो 1996 से लेकर 2010 तक, कि 2010 में अप्रैल में लागू हुआ, तो इतने पीरियड में बहुत सारे उथल पुथल हुए, उसके अंदर कुछ कोर्ट मैटर हुए, सुप्रीम कोर्ट मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट बाद में डिसीजन दिया, उसके बाद कमेटी बैठी, कमेटी ने फिर गाइडलाइन बनाए, जिसके अंदर शिक्षक संगठनाएं बहुत सारी थी, और पेरेंट्स कमेटियाँ थी, पालक शिक्षक संघ थे, उसके अंदर मैनेजमेंट्स थे बहुत सारे, ये सब लोग को साथ में बिठाकर शिक्षण सचिव जो हो उन्होंने गाइडलाइंस बनाए, और उस गाइडलाइन में ये तमाम शिक्षक पालक संघ जो रहेगा, पालक शिक्षक संघ जो है, उन्होंने काम कैसा करना चाहिए, उनके अधिकार क्या क्या है, ये उसमें तय हो चुका। और पालक शिक्षक संघ में जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में वो तमाम पालक, तमाम पेरेंट्स उस पालक शिक्षक संघ के सभासद रहेंगे, और साल में 2 मीटिंग उनके होना कंपलसरी है। उसके बाद में उस पालक शिक्षक संघ में से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी समिति जिसको बोलेंगे हम लोग, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी या वो कार्यकारी समिति उसमें से बनाई जाएंगी, चुनी जाएंगी, जिसमें हेडमास्टर जो रहेगा उसको सचिव रहेगा, बाकी पालक वगैरह उसमें से चुने जाएंगे, उसमें टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर रहेंगे, और शिक्षण तज्ञ रहेंगे, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। 12 या 17 लोग की कमेटी रहती हो।
अब वो कमेटी स्कूल एडमिशन होने के बाद में, स्कूल स्टार्ट होने के बाद में 30 दिन के अंदर बन जाना। 30 दिन का मतलब अभी जो ये छुट्टियां खत्म होंगे उसके बाद से कमेटी बन जानी 30 दिन में चाहिए। कमेटी बन जाना उसमें। और वो 30 दिन में कमेटी बनने के बाद में उसके हर महीने को मीटिंग होना, और किसकी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की, एग्जीक्यूटिव बॉडी की। और जो पालक शिक्षक संघ जो है उसके साल में 2 मीटिंग होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए मीटिंग के, दो इसके अंदर, ये तमाम चीज़ें। अब जो पालक शिक्षक संघ के जो मेंबर्स हैं, मतलब तमाम पेरेंट्स के जो मेंबर हैं, उन्होंने अपना जो भी कहना है, फीस के ताल्लुक से रहने दो, टीचर की कुछ कंप्लेंट्स रहने दो, बच्चों के कुछ एजुकेशन के ताल्लुक से रहने दो, बिल्डिंग के ताल्लुक से रहने दो, कुछ भी जो भी कुछ है, तो वो तमाम चीज़ें वो मीटिंग में रखना चाहिए। और उस मीटिंग में तमाम चीज़ें सुनकर फिर फैसला ले जाएगा एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो फैसला लेगी उसके ऊपर। तो ट्यूशन फीस, अदर एक्टिविटी फीस, या जो भी कुछ फीस से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, वो कमेटी में तय होंगे कि भाई कितनी फ़ीस रखना है, क्या तय करना है। ये तमाम के राय मशवरे से कमेटी वो फैसला करेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और वो फीस, ट्यूशन फीस लागू होंगी। तो ट्यूशन फीस ऐसा हर एक अपनी मर्ज़ी से लगा नहीं सकता। सर अपने पास यहाँ पर अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो ऐसे कितने स्कूल है जो इसका पालन करते हैं, या कितनी ऐसी जगह है जहाँ ये कमेटी बनी हुई है? आपसे देखिए, सवाल इस वजह से है कि सर आप इस फील्ड से रिलेटेड है। मैं तो ये कहूँगा, जितने मान्यता प्राप्त स्कूल है, इसको परमिशन है, सब में बनी हुई है। और वो इसलिए भी बनी हुई है कि उसके बिना आगे कार्य नहीं चलते हैं। सर ये कमेटी सिर्फ ऑन पेपर बनी हुई नजर नहीं, अभी देखो, ऑन पेपर है क्या ऑफ पेपर है कि भाई ओपन टू ऑल है, ये पेरेंट्स का काम है और आपका काम है। क्योंकि पेरेंट्स में अवेयरनेस मस्ट है। टीचर खुद चाहते हैं कि भाई पेरेंट्स हमारे पास आए, हमसे जुड़े। मगर पेरेंट्स के पास वक्त नहीं, मैं तो साफ साफ बताऊंगा, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, काम धंधे वगैरह ताल्लुक से बोलो, या भाई लेडीज़ वगैरह को भेज देते हो, वालदा को अगर भेज देते बच्चे के, जाओ देखो बोल के। तो मैं तो कहूँगा, वालदा रहो कि वालिद साहब रहो, उनका हर एक का काम है, जाए टीचर से मिले, टीचर से रब्त कायम करे, और बच्चों के बारे में पूछे, एजुकेशन के बारे में पूछे, फीस के बारे में पूछे, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, उसके वीक पॉइंट क्या है, सब पूछे। टीचर बताने के लिए तैयार है, टीचर सब कुछ करने के तैयार है, लेकिन पेरेंट्स ने एक कदम आगे आना। पेरेंट्स में अवेयरनेस चाहिए हमारे, तो बड़ा अच्छा काम चलेगा उसमें, पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए उसको। और सर जो आप अभी बात किए थे सीबीएसई पैटर्न, ये चीज़ क्या है? और इसको लेकर स्कूल्स में देखा जाता है, प्राइवेट स्कूल में फीस काफ़ी बढ़ा दी जाती है कि हम सीबीएसई पैटर्न में पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, और स्टेट पैटर्न, ये दोनों चीज़ें क्या फ़र्क है सर? देखिए, पेरेंट्स ने सबसे पहले ये सोचना कि हमारे बच्चे को कौन से पैटर्न में जाना है, स्टेट में जाना है क्या सेंटर में जाना है। स्टेट क्या है और सेंटर क्या है, सीबीएसई, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। देखिए क्या था कि भाई फला का बेटा वो स्कूल में, इसमें सीबीएसई में जा रहा था, मेरा बेटा मैं सीबीएसई में डालूँ, मेरी बेटी सीबीएसई में डालूँ, ये बिल्कुल नहीं। और सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो 7 तक सीबीएसई पैटर्न चलाते हैं, और 8, 9, 10 स्टेट पैटर्न चलाते हैं। तो पेरेंट्स ने एडमिशन के टाइम सबसे पहले यही पूछना चाहिए कि भाई आपकी मान्यता सीबीएसई के है कि स्टेट की है। मैं जैसा पहले बताया आपको कि भाई यूडाइस नंबर सबसे पहले बोर्ड पे बाहर लिखे हुए रहता, जिसको स्टेट की मान्यता है। उसी तरह से सीबीएसई का अगर उसको मान्यता सेंटर की, तो सबसे पहले उन्हें सीबीएसई परमिशन नंबर, मान्यता क्रमांक पहले लिख देते ऊपर सबसे बोर्ड पे। तो पेरेंट्स ने उसको सोचना चाहिए कि हमको पढ़ाना कहाँ है। और स्टेट का सिलेबस अलग है और सेंटर का सिलेबस अलग है। स्टेट में भी अब ऐसा कहीं कि भाई सीबीएसई के बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, स्टेट के नहीं बनेंगे। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, जिला परिषद, महानगर पालिका, यहाँ के बच्चे भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी बने हुए हैं। ये तो मिसालें रही हुई है हमारे पास कि एक छोटे स्कूल के बच्चा भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं। पर सर जो हालात अभी चल रहे हैं, जिस तरह का एक माहौल हो चुका है, कि डर का माहौल हो गया है कि स्कूल सब चालू हो रहे हैं, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, हर चीज़ स्कूल से ही लेना है हमको, जैसा आप बताए कि स्कूल से इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। पर सर अभी जो जिस तरह का मौजूदा हालात है, इसमें क्या करना चाहिए? कि कंप्लेन करेंगे तो लोगों को ये डर होता है कि हमारे बच्चा अभी स्कूल में और 10 साल जाना है उसको, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होंगी। पर स्कूल्स के ऊपर अभी जिस तरीके के कंडीशंस डाल रहे हैं स्कूल्स, तो वो चीज़ भी तो गलत है ना सर, तो इसमें क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, जहाँ गलती है, जहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, मतलब मेरे साथ पेरेंट्स के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तो अपना हक हमने लेना चाहिए, मैं ये कहूँगा। तो हक लेने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। हक लेना आना चाहिए, हक मांगने से मिलने वाला नहीं।
जब हालत ऐसी पैदा हो रही है कि बगैर डोनेशन का, बगैर यूनिफॉर्म उनके पास से लिए, बगैर किताबें उनके पास से लिए हमारे बच्चों को एडमिशन अगर नहीं मिल रहा, ये तो नाइंसाफ़ी है। और ये नाइंसाफ़ी हमारे बच्चों के साथ भी है। जब बच्चों को गवर्नमेंट ने उसको राइट्स दिया एजुकेशन का, और बच्चों को जब राइट्स दिया गया तो उसको राइट से छीना जा रहा ना फिर। अगर पेरेंट्स को इस्तेयाद नहीं है तो भाई वो बच्चा कहाँ, पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे डोनेशन देने के लिए? आप वो यूनिफॉर्म वगैरह कहाँ से लेंगे? तो नहीं ले सकते। बाहर सस्ते मिल सकता है, या जो भी उनके अपना अधिकार है, बाहर से लो, कहीं से भी लो। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है क्या कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म या किताबें कापियाँ कंपलसरी ना करे, गवर्नमेंट का ऑर्डर्स है। अब वो ऑर्डर्स है, सब बातें गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल सब निकाल देती है, पेरेंट्स के फेवर में, पब्लिक के फेवर में, सब कुछ है। लेकिन पब्लिक नहीं चाह रही ना, मैं तो ये कहूँगा पब्लिक को चाहना है तो अपने हक के लिए आप लड़ो। आप जिला परिषद जाइए, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस जाइए, आपको बिल्कुल सुनेंगे वहाँ पे। या बहुत सारी एनजीओ है जो एनजीओ ये काम भी करते हैं भाई इंसाफ दिलाने के लिए, और जिसका हक डूब रहा है वो हक दिलाने के लिए, आप उनसे भी अप्रोच हो सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। और सर ये उर्दू स्कूल्स में जैसा हुआ है, जैसा मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कौन से अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स जा सकते हैं, अपने बच्चों को डाल सकते हैं? ऐसी एक आप राय क्या देंगे आम आवाम को? औरंगाबाद मैं तो ये कहूँगा साहब, किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं, कि स्कूल सभी स्कूल मेरे हैं, उर्दू हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, ये सभी स्कूल मेरे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताया आपको कि भाई बच्चों का करियर कहाँ बनेगा। देखो वो मराठी में एक बोलते हैं, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। क्या बच्चा छोटा है तो मेरा बच्चा किधर जा सकता? कभी डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता, या पुलिस ऑफिसर बनना चाहता, मिलिट्री में जाना चाहता, या टीचर बनना चाहता हो, जो भी समझ में आता हो, वो पेरेंट्स को बड़े बच्चों को समझ ले, पहचान ले। ऐसे औरंगाबाद में बहुत सारे स्कूल है, जैसे आपने उर्दू मीडियम की बात करें, आपके स्कूल की बात करें जाकिर हुसैन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर हुसैन में टेक्निकल डिपार्टमेंट और एनसीसी, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो मराठवाड़े में कहीं भी नहीं है उर्दू मीडियम के लिए। उर्दू मीडियम में टेक्निकल हाई स्कूल वाहिद अपने पास जाकिर हुसैन में है, एनसीसी भी पहले उर्दू मीडियम में एक ही वहाँ पर। और उसके अलावा हमने ये देखना चाहिए कि उसका बेनिफिट क्या है। बच्चा अगर टेक्निकल लेके पास हो रहा है, या एनसीसी लेके पास हो रहा, या एनसीसी कर रहा, उसका बेनिफिट क्या है? तो अगर बच्चा एनसीसी लेके पास हो रहा, एनसीसी कर रहा, 2 साल का कोर्स है उनका, वो एनसीसी अगर करा तो पुलिस डिपार्टमेंट में उनको भर्ती के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता बच्चा तो 1% उसको वहाँ पे कोटा है उसका। उसी तरह से अगर वो बच्चा टेक्निकल लेके पास हो रहा, 10th टेक्निकल के मार्क्स उसमें शो हो जा रहे, उसके अलावा पॉलिटेक्निक में बच्चा अगर एडमिशन को जा रहा तो 15% रिजर्वेशन है, 15%, अब अंदाज लगाइए, और 25% आईटीआई में रिजर्वेशन है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है। ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ अलग अलग फैसिलिटी है, तो हम ये तय करें कि हमारे बच्चों को कौन सी फैसिलिटी दिलाए, हमारे बच्चों को करियर कहाँ बनाए हम लोग। तो ये चीज़ सोचना पेरेंट्स का काम है। सर इसमें एक थोड़ा सवाल मेरा ये था कि आजकल देखा जा रहा है कि जैसे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बच्चा 4th से 5th में गया, 5वीं से 6ठी में गया, तो एक नई चीज़ आई है रीएडमिशन। स्कूल में रीएडमिशन करवाना पड़ रहा, ज़्यादातर ये प्राइवेट स्कूल का है मामला। तो ये चीज़ सही कर रहे हैं स्कूल, या ये एक इलीगल एक्टिविटी? देखिए साहब, री एडमिशन का मीनिंग क्या हो रहा? डबल एडमिशन करना। जब बच्चा आपका पहली में एडमिशन हो चुका वहाँ पे, पहली क्लास में बच्चा पढ़ रहा, पहली क्लास में पढ़ते वक्त वो बच्चा ऑनलाइन हो गया, आधार कार्ड उसका लिंक हो गया, आधार कार्ड उसका ऑनलाइन होगा, वो रिकॉर्ड पे अगर पहली में वो बच्चा आपका पहली में पढ़ रहा, दूसरी में पढ़ रहा, तीसरी में पढ़ रहा, वही बच्चा ऑनलाइन चलते जा रहा आगे, तो ब्रेक हुआ ही नहीं बीच में, तो री एडमिशन होगा कैसे उसका? री एडमिशन का कोई टॉपिक ही नहीं वहाँ पे। री एडमिशन मैंने बोल ही नहीं सकते हम लोग। री एडमिशन कब बोलेंगे? आपका बच्चा ये स्कूल छोड़ के फला स्कूल में चलेगा, यहाँ का ऑनलाइन नाम निकल गया, फला स्कूल में ऑनलाइन हो गया हो, हाँ, वो वहाँ ऑनलाइन होगा, वहाँ से छोड़ के फला स्कूल में जा रहा है या आपके पास आ रहा, तो फिर से री एडमिशन होगा। और अब आरटी जो अधिनियम है 2009, उसमें बच्चों को हक है, आप जहाँ स्कूल में आधार बीच में भी छोड़ के आ सकते, और जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में आप एडमिशन ले सकते, वहीं से वही क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं? वो वही क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं सकता। इवन यहाँ तक के है आरटी में इतनी फैसिलिटी है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और भाई बच्चों को एडमिशन कराना है स्कूल में, अभी बहुत सारे स्कूल्स का भी सुनने को मिलता है ऐसा कि बर्थ सर्टिफिकेट ने तो भाई लेकर बना के लेकर आओ, एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसा भी सुनने को मिला। लेकिन बगैर बर्थ सर्टिफिकेट का आपका एडमिशन 101% हो जाता है आरटी के तहत। 101%। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक तो अगर बच्चे के बच्चे का बर्थ अगर दवाखाने में हुआ तो सिर्फ रजिस्टर की एंट्री भी चलती, इवन रजिस्टर की एंट्री। अब अगर वो बच्चा बालवाड़ी में इसमें पढ़ा, तो आंगनवाड़ी में पढ़ा, तो आंगनवाड़ी में अगर पढ़ा उसको का जो रिकॉर्ड दिया आपने वहाँ पे, या जो लिखा वो आंगनवाड़ी शिक्षिका ने जो लिखी, उस रजिस्टर की कॉपी भी चलती। अगर ये चीज़ भी आपके पास नहीं है
आंगनवाड़ी का भी रिकॉर्ड नहीं है, उसके अलावा दवाखाने की भी चीनियाँ तो आपके पास में, वो रिकॉर्ड भी नहीं आपके पास में, कोई बात नहीं। पेरेंट्स का अंडरटेकिंग सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको एफिडेविट भी नहीं करना पड़ता, सेल्फ डिक्लेरेशन अगर देते कि मेरे बेटा या बेटी फला फला, इसकी डेट ऑफ बर्थ फला फला है, तो आपका एडमिशन 101% हो जाता है, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं। सर फिर इस पे आप जो बताया ये चीज़, अभी जो देखा जा रहा है कि आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड लाएंगे तो ही बच्चे का एडमिशन हो रहा, तो आधार कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, तो ये चीज़ सही हो रही है सर, आधार कार्ड कंपलसरी? देखिए, अब ये टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं, मुख्याध्यापक का इसमें कोई रोल नहीं, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड कंपलसरी। उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ मैं आपको कि भाई एक बच्चा है, एक फलां स्कूल में बच्चा पढ़ता, होता क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बच्चा ये स्कूल में डाल दिए, 2 दिन 8 दिन महीना भर यहाँ बिठा देते, यहाँ नाम रिकॉर्ड पे आ जाता उसका, यहाँ से निकालते फलां स्कूल में और लेके चल जाते हैं, लेकिन ये स्कूल इन्फॉर्म नहीं रहता और फलां स्कूल में जाके बच्चा बढ़ जाता। अब ये स्कूल में भी नाम है उसका और वो स्कूल में भी नाम है, बच्चा एक ही है, तो 2 जगह नाम हो जा रहा है उसका, यहाँ पर भी रिकॉर्ड चल रहा है उसका, वहाँ पर भी रिकॉर्ड चल रहा है उसका, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी एक बच्चा एक ही जगह होना चाहिए, इसलिए उसका नाम आधार कार्ड लिंक उसका डिपार्टमेंट से कर लेता है उसको, हाँ, ताकि एक बच्चा एक ही जगह रहे, 2 जगह नाम उसका शो ना हो बोल के, इसलिए वो मस्ट है। उसमें बच्चों का फ़ायदा है, टीचर का फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा, कुछ इलीगल काम होता ही नहीं ना। सर आखिरी में आप एक हमारे शहर की जनता को या हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एजुकेशन के राइट्स कैसे है और उसको किस तरह इस्तेमाल करें? देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जो एजुकेशन राइट्स जो एक्ट 2009, ये अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये राइट्स के तमाम चीज़ें गूगल पे है, नेट पे है, उसके अलावा बुक्स मार्केट में है। हर इंसान को, हर नागरिक को अपना अपना हक है, आप पढ़ो और उसको समझो। और अगर हमको हमारे राइट्स मालूम है, वो रूल्स मालूम है, तो हम बात कर सकते हैं सामने वाले ऑफिसर को, सामने डिपार्टमेंट को, जो भी कंसर्न पर्सन उसको। तो एजुकेशन राइट में बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ाना आपको, आपका अधिकार है। बच्चा फला स्कूल में पढ़ना चाहता है, वहाँ उसका अधिकार है। वहाँ फैसिलिटी मिल रही नहीं मिल रही, बच्चा बता सकता, बोल सकता, पेरेंट्स बोल सकते, बता सकते, और बच्चा मांग सकता गवर्नमेंट संस्था को। फिर भौतिक सुविधा के लिए कुछ अमाउंट वगैरह देती है, उसको अनुदान जो बोलते हैं, भौतिक सुविधा के लिए अनुदान देती है। वो भौतिक सुविधा में बिल्डिंग को कलर, लैट्रिन बाथरूम के वगैरह, उसके बाद में सेफ्टी भाई तमाम चीज़ें वहाँ पे, या फिर कंप्यूटर के लिए या कैमरे के लिए, जो भी कुछ मामला थे इस तरह के, वो है या नहीं, वो पेरेंट्स देखना चाहिए। ये तमाम हक पेरेंट्स का है, उसके अंदर बच्चों का हक है। बच्चा चाहे स्कूल छोड़ दिया उसने, 1 साल 2 साल 3 साल बच्चा स्कूल में नहीं गया, तो फिर बच्चों को पढ़ना चाहता बच्चा, तो बच्चा अगर पढ़ना चाहता, उसके एज के हिसाब से उसको वो क्लास में एडमिशन मिलेगा, ये उसका राइट है। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल हो गए आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपको वही स्कूल कोई क्लास में हम डालेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके एज के हिसाब से उसको जो क्लास में बैठता सूट हो जा रहा, वो क्लास में आप उसको एडमिशन दे सकते हैं, और देना चाहिए, ये उसका राइट्स है। तो ये राइट्स अगर हमको मिल गया, ये राइट्स हमको अगर मालूम पड़ा, तो हमारे बच्चे 2-5 साल जो बीच में गैप आ जा रहा, हाँ, ज़्यादा उम्र के बच्चे हो जा रहे, छोटे बच्चों में बढ़ जा रहे, जाके बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जा रहा है ना, तो वो नहीं होगा और उसको बार मिलेगा। उसके बाद में अगर वो ऊपर की क्लास में चले गए एज के हिसाब से, उसको पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है, मतलब इसमें हेडमास्टर और स्टाफ इसको बोलेंगे, मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं। हेडमास्टर और क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर, मुख्याध्यापक, उसका रोल रहेगा, उनकी अपनी ड्यूटी रहेंगी कि उसको किस तरह से पढ़ाए, हम उसको किस तरह से हम उसके फ्लो में लेकर आए। बच्चे अगर कमज़ोर है, तो बच्चे कमज़ोर है तो भाई उसका एजुकेशन में उसके राइट्स जो है, उस बच्चों को अलग से क्लास भी लेना चाहिए। वो कोई कोचिंग क्लास या ट्यूशन वगैरह रहेंगे नहीं, उसकी कोई फीस रहेंगी नहीं, वो टीचर उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चा अगर एग्ज़ाम चल रहा, एग्ज़ाम पीरियड में बच्चा अगर बीमार हो गया, बच्चे जा नहीं सका फला कुछ मजबूरी की वजह से, या पेरेंट्स की मजबूरी होंगी, जो भी कुछ ऐसे कुछ मामला तो कुछ हादसे अगर हो गए, बच्चा एग्ज़ाम को नहीं गया, बच्चे को एब्सेंट नहीं बता सकते हम लोग, उसको दरखास्त देना, पेरेंट्स दरखास्त देना चाहिए कि फला ऐसा हुआ। बच्चे को फेल नहीं कर सकते, बच्चे का री एग्ज़ाम लेना चाहिए, नया पेपर निकाल के री एग्ज़ाम लेना चाहिए। मतलब बच्चों का किसी भी अंदाज में हम नुकसान नहीं कर सकते। बच्चों को 14 साल तक उसको पढ़ाना ही पढ़ाना, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है और उसके राइट्स जो है, उसके तहत उसको पढ़ना ही पढ़ना। तो पेरेंट्स ने का काम है बच्चों को पढ़ाओ। और आज हमारे समाज में बगैर एजुकेशन का कुछ नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे, आप पढ़ लिख कर रिक्शा चलाओ कोई बात नहीं, पढ़ लिख के टपरी डालो कोई बात नहीं, किराना दुकान डालो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़कर अगर हम करेंगे, अब डॉक्टर इंजीनियर हर आदमी बनेगा नहीं, वो अल्लाह का निज़ाम है वो। तो अगर पढ़ के हम
रिक्शा ड्राइवर भी बने, खेती भी अगर करें हम लोग पढ़कर, तो आप में क्वालिटी रहेगी, उसमें भी तरक्की मिलेगी। तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो पढ़ना चाहिए हमने सबने, और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों का हक बच्चों को दिलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। तो जैसा आपने सुना कि हमको हमारे हक जानने चाहिए और उससे अपने बच्चों की और हमारी और हमारे समाज की जो मामलात है, जो भी वक्त चल रहा है, उसको बदलना चाहिए। आज का इंटरव्यू लेने का पर्पस यही था, मकसद यही था कि आप तक कुछ ऐसी बातें पहुँचे जो बहुत सारे लोग हैं हमारे नहीं जानते हैं कि एजुकेशन राइट्स क्या-क्या है। इसमें हम कितनी चीज़ें की फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको देती है। तो इन सब चीज़ों को जान के अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।